नमस्ते सर, कैसे हैं आप दोनों? हम लोग जी, अच्छे हैं, आप बिल्कुल कैसे? ठीक है सर। आप कैसे? ऑल गुड, ऑल गुड। सर मार्केट फिर से थोड़ा नीचे है। तो क्या व्यूज़ हैं आपके मार्केट के बारे में? मैम, लास्ट वीक हमने देखा कि जो यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, वो सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा आया। जी, 3.7 का एक्सपेक्टेशन था और 3.5 आया था, जहाँ पे हम बात कर रहे थे अगर 4% के ऊपर तब जब तक नहीं जाता, तब तक यहाँ फेडरल बैंक के मेंबर्स के पास अच्छा स्कोप है रेट करने का। तो अभी वो और बेहतर आ गया, तो यहाँ पे रेट हाइक की एक्सपेक्टेशन और ज्यादा बढ़ गई है। नवंबर और दिसंबर दोनों पे ही रेट हाइक हो सकता है। अब यहाँ पे आज का जो सीपीआई डेटा है वो उस पे पूरी नजर है। रेंट्स बढ़ रहे हैं, जिसके कारण एक उम्मीद है कि सीपीआई डेटा थोड़ा सा मिक्स आ सकता है। अगर सीपीआई डेटा यहाँ पे कोर सीपीआई डेटा 7% या अगर हम सीपीआई भी देखें 8.3 8.4 तक आता है तो ठीक है, बट उससे थोड़ा भी ज्यादा आता है तो यहाँ पे बड़े रेट हाइकेशन बनती हुई दिखेगी, जो मार्केट में और ज्यादा जी, वॉलेटिलिटी क्रिएट कर देगा। तो अभी सीपीआई पे मेन नजर है। अब अपार्ट फ्रॉम सीपीआई दूसरे जो पहलूज हैं जिन पे पैनिकनेस अभी बना हुआ है, बैंक ऑफ इंग्लैंड इस पूरे वीक बॉन्ड बाइंग कर रहा है, जिससे एक इंटरवेंशन जी। हो रहा है। इंटरवेंशन के कारण सभी एसेट क्लास फ्लक्चुएट हो रही है। साथ ही आरबीआई ने भी अभी रिसेंटली अपने इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। परसों कल भी कुछ नोटिफिकेशन थे, आज के दिन पे भी कुछ नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे नवंबर दिसंबर में जहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते थे वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे और ज्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ने की उम्मीद है। जी, जी। और बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो डेडलाइन है इस हफ्ते जो वो बॉन्ड परचेज़िंग कर रहे हैं, वो शायद एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ऐसी भी खबर थी। यस मैम, दे आर मतलब यहाँ पे अभी पूरा कंफर्मेशन तो नहीं आए हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड के कुछ मेंबर्स आज लास्ट डे था, आज के बाद वो नहीं करेंगे, और यहाँ पे कुछ और न्यूज है कि वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अभी तक हुँ, ऑफिशियल कुछ नहीं है, तो लेट्स जी, वहां पे हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन जिस हिसाब से आईएमएफ के भी ग्रोथ को लेके फोरकास्ट आए हैं, तो बाकी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। हालांकि जैसा हम काफी टाइम से हम लोग बात कर रहे हैं, इंडिया इस बार ग्लोबल इकोनॉमी को लीड कर रहा है हर सेंस में। आईएमएफ के भी डेटा देखें तो 22 और 23 दोनों के फोरकास्ट में इंडिया का प्लेस काफी बेटर होता हुआ दिख रहा है। इम्प्रूवमेंट काफी डिसेंट जी। इम्प्रूवमेंट है, और 23 में इंडिया इज ओनली कंट्री जिसकी ग्रोथ 5% से ज्यादा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इवन आईएमएफ एक्सपेक्ट जी, कर रहा है। जी, बिल्कुल। तो ऐसे में हम रुपी को कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि रुपी भी थोड़ा-सा शेट हुआ है पिछले 2 दिनों में। सो वेयर डू वी सी रुपी हेडिंग? मैम, अभी जब तक यहाँ पे रेट हाइक की एक्सपेक्टेशन बनी रहेगी दिसंबर तक, अभी हम कोई भी यहाँ पे चांसेस नहीं देख रहे हैं, तो हम समहाउ डॉलर पे हमारा निगेटिव व्यू नहीं है। इंटरवेंशंस हो रहे हैं, इंटरवेंशंस डॉलर की स्पीड को थोड़ा सा धीमा कर सकते हैं, बट डॉलर की जो तेजी है उसको रोक नहीं सकते हैं। चाहे वो बैंक ऑफ जापान की जी, बात करें या बैंक ऑफ इंग्लैंड की बात करें या आरबीआई की बात करें, तीनों ही बैंक्स इंटरवेंशन कर रहे हैं, इंटरवेंशन की बात भी कर रहे हैं, बट वो इंटरवेंशन उस फ्लो को रोकेगा, डायरेक्शन नहीं चेंज करेगा। तो डायरेक्शन हमारा अभी भी डॉलर के फेवर पे ही है। रुपी का फर्दर डेप्रिशिएशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट हाँ, जिस हिसाब से आरबीआई एग्रेसिवली एक्टिव हो रहा है, हमने काफी महीने काफी मतलब यहाँ पे जो मतलब जिस हिसाब से एक्टिविटी हो रही है, वो बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो रही है, जो हमने पिछले महीने काफी महीनों से नहीं देखी थी। तो यस, उतना ज्यादा यहाँ पे हम डेप्रिशिएशन नहीं होगा, बट यहाँ पे कोई खास एप्रिशिएशन भी रुपए में हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। सब 83 जी, के 83 का 8150 टू 83 की रेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले टाइम के लिए। जी। तो ऐसे में हम काफ़ी ई-रूपी के बारे में सुन रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये ई-रूपी जो है उसका कॉन्सेप्ट क्या है? मैम, यहाँ पे हम प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने काफी पहले ई रूपी डिजिटल करेंसी के बारे में अनाउंसमेंट किया था। काफी टाइम से यहाँ पे जी, नोटिफिकेशन आ रहे थे। अभी फाइनली आरबीआई का एक
कॉन्सेप्ट नोट लॉन्च किया है, जिन्होंने जब उन्होंने इसको पायलट प्रोजेक्ट एज अ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने की बात की है, तो अब ये बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे इन्होंने जो ऑडियंस है उनको दो कैटेगरीज में बांट रहे हैं, एक हमारा रिटेल साइड, दूसरा एचएनआई या फिर इंस्टीट्यूशनल साइड। वहां पे ऑब्वियसली जो छोटे अमाउंट में डील करेंगे उनको रिटेल पे रख रहे हैं, जो लार्ज अमाउंट पे डील करेंगे उसे इंस्टीट्यूशनल पे रखा जा रहा है। ये मोबाइल और कूपन दोनों पे काम करेगा। यहाँ पे डिजिटल करेंसी पे कुछ अमाउंट, जैसा हमारा वॉलेट होते हैं या फिर कूपन्स होते हैं, उन दोनों ही फीचर्स पे काम करेगा। वॉलेट एंड ई वाउचर और ई वॉलेट यूज करते हुए ई रूपी को अपने अकाउंट्स पे रख सकते हो और उनको नॉर्मल करेंसी जैसे आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे यूज करने से जैसे रिसेंटली हमने देखा कि हाई स्पीड इंटरनेट की बात हो रही है, 5G इंडिया पे लॉन्च हो चुका है एंड बहुत जल्द ऑलमोस्ट पूरे इंडिया पे कुछ ही महीनों पे एक्टिवली वर्क करता हुआ भी दिखेगा। 5G हमने इंडियन इकोनॉमी में काफी ज्यादा तेजी देखी थी जब 4G रेवोल्यूशन आया था। लोगों के पास इंडिविजुअल यहाँ पे मैक्सिमम ऑडियंस के पास 4G गए थे, तो काफी सारे बिजनेस बहुत स्पीड से ग्रो किए थे। 5G के बाद भी हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट 5G के साथ हमें एक अच्छा मतलब किसी यहाँ पे डिजिटल एरा पे अगर हम इंफ्रा की बात करें तो दो इंपॉर्टेंट इंफ्रा रिक्वायर होते हैं, एक हाई स्पीड इंटरनेट, दूसरा हमें एक एक्सेसिबल एंड इजी पेमेंट सिस्टम। हालांकि हमारे पास यूपीआई है, यूपीआई काफी अच्छे से वर्क कर रहा है, बट कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहां पे डिजिटल पेमेंट्स के लिए आज भी हमें इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज करने पड़ रहे हैं। वहां पे ई रूपी काफी अच्छा सब्स्टिट्यूट होगा जो इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, इंडियन बिजनेसेस को बूस्ट करेगा, इंडिविजुअल की लाइफ को और ज्यादा इजी करेगा। और यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ई रूपी होगा वो यूपीआई से भी बेहतर, यूपीआई में जो कमियां थी, हालांकि यूपीआई में ऐसे कोई खास कमियां नहीं है, बट यूपीआई से बेटर परफॉर्मेंस हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नॉट ओनली इंडिया, इन अ ग्लोबल मार्केट ऑल्सो। इंडिया के बाहर ओवरसीज कंट्रीज में भी हम ई रूपी यूज होता हुआ देखेंगे। जी, तो मतलब कि ये सिर्फ बिजनेसेस के लिए नहीं है, ये कंज्यूमर्स भी यूज कर सकते हैं, आम जनता भी यूज कर सकती है। तो इसमें ट्रांजैक्शंस कैसे होंगे? ई रूपी यहाँ पे बैंक आइडली ई रूपी वॉलेट रहेगा। आप यहाँ पे ट्रांजेक्शंस के कूपन्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे एंड वॉलेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे अभी आप जैसे पेटीएम है या फिर अदर पेमेंट सर्विस है जहाँ पे वॉलेट सर्विस हुआ करती थी, वैसे आप रूपी का भी वॉलेट सर्विस कर सकते हो। इसकी वैल्यू एग्जैक्टली जो रूपी की वैल्यू होगी वहीं पे ई रूपी की वैल्यू होगी। बस ओनली द थिंग इज यहाँ पे डिजिटल थिंग है, अलग से आपको बैंक अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो भी प्लेटफॉर्म नेशनल पेमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन प्रोवाइड करेगा किसी और बैंक के थ्रू, उन प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपने वॉलेट पे ई रूपी रख सकते हो और उस ई रूपी को आप यूपीआई के थ्रू या फिर अदर मोड, जो भी मोड वो डिसाइड करेंगे, उन मोड के थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पे छोटे ट्रांजेक्शन पे ट्रांसपेरेंसी रहेगी, बहुत ज्यादा ट्रैक नहीं किए जाएंगे, बट हाँ आरबीआई का कंट्रोल रहेगा, तो आरबीआई बड़े ट्रांजेक्शन में जरूर नजर बना के रख सकता है। जी, तो आप इसे क्या क्रिप्टो से कंपेयर कर सकते हैं? मतलब क्या ये अलग है या सिमिलर है, या हाउ यू लुक एट दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्रिप्टो से अगर हम बात करें तो क्रिप्टो इज अ डिजिटल करेंसी एज वेल एज डिजिटल एसेट। तो अगर हम बात करें डिजिटल करेंसी पे तो एक क्रिप्टो से बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे आइडली ये सेंट्रल बैंक बैक्ड करेंसी है, तो इस पे ज्यादा ट्रस्ट है, लीगल टेंडर कंसीडर किया जाएगा और हर जगह एक्सेप्टेबल होगा। तो करेंसी की बात करें तो ये क्रिप्टो से भी बेटर ऑप्शन है और इसको हर एक प्लेटफॉर्म में इजिली यूज कर सकते हैं। और जो टेक्नोलॉजी अभी तक आरबीआई ने जितना इंडिकेशन दिए हैं, तो टेक्नोलॉजी कुछ क्रिप्टो जैसी टेक्नोलॉजी रहेगी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जैसी ही सिमिलर टेक्नोलॉजी रहेगी, जिसके थ्रू ट्रांजेक्शन्स में ट्रांसपेरेंसी रहेगी, तो प्राइवेसी का भी ध्यान रखा जाएगा, ट्रांसपेरेंसी का भी ध्यान रखा जाएगा और यहाँ पे काफी इजी मोड बनाया जाएगा। तो अगर हम बात करें डिजिटल मोड पे, करेंसी मोड पे, यस ये क्रिप्टो
जैसे या क्रिप्टो से बेटर ऑप्शन है, वही हम डिजिटल एसेट की बात करें तो एसेट साइड में यहाँ पे जस्ट बिकॉज ये रुपी से लिंक होगा और इसके प्राइस को मोस्ट प्रोबेबली आरबीआई रेगुलेट भी करेगा, कंट्रोल भी करेगा। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर्पज से उतना रिटर्न मिलने की उम्मीद नहीं है इन्वेस्टर की, आप इन्वेस्ट करके डिसेंट रिटर्न गेन कर सको, उसकी उम्मीद थोड़ी कम रहेगी। और यहाँ इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई यहाँ पे लिमिटेशंस भी रखेगा, जैसे यहाँ पे कि आप एक सर्टन वाउचर ही इशू कर सकते हो, सर्टन लिमिट तक ई रुपी ही अपने पास रख सकते हो। जी, तो ई रुपी के फायदे और नुकसान क्या देखते हैं आप? मैम फायदे यहाँ पे अगर हम पहले गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गवर्नमेंट अभी मैक्सिमम जो प्रिंटिंग का कॉस्ट आ रहा है, यहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे हैं कि पूरा ई रुपी को रिप्लेस कर देगा, बट एक काफी बड़ा मार्केट है जहाँ पे हम फिजिकल करेंसी को रिप्लेस करके डिजिटल करेंसी में काम करने स्टार्ट कर देंगे। अभी हम देखें आरबीआई का जो एनुअल एक्सपेंसेस है रुपी को प्रिंट करने पे, डिस्ट्रीब्यूट करने में, चैनलाइज करने पे, वो नियर टू $1 बिलियन से ज्यादा का आ रहा है, मतलब 7,000-8,000 करोड़ सीआर का एक्सपेंसेस आ रहा है। तो वो एक्सपेंसेस थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ दिखेगा। सेकेंड थिंग, यहाँ जो बिजनेसेस हैं, छोटे छोटे जो बिजनेसेस हैं या फिर जो स्टार्टअप्स हैं, उनके इनोवेशंस है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो फिनटेक इनोवेशंस हो गए या फिर टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेशंस हो गए, उनके लिए पेमेंट होती थी, समहाउ वो क्रिप्टो करेंसी को लुक करते थे, बट क्रिप्टो करेंसी पे एक इंडिया का लॉ ऑफ लैंड उतना क्लियर ना होने के कारण काफी सारे बिजनेस बचते भी थे और उस कारण से उनका बिजनेस उस लेवल पे ग्रो नहीं हो पाता था। तो यहाँ पे एक अल्टरनेट बूस्ट मिलेगा फिनटेक बिजनेस पे या डिजिटल बिजनेस पे पेमेंट के लिए। और इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो इंडिविजुअल लेवल पे यहाँ पे आपको एक इजी मोड मिलेगा। जो बात की जा रही है, आरबीआई ने अभी इंडिकेशन दिए हैं कि यहाँ पे जो ई रुपी है वो ऑनलाइन एज वेल ऑफलाइन भी वर्क करेगा, मतलब अगर आपका कहीं इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा है और आपको किसी को पेमेंट करना है तो उस पे भी वो उस टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहे हैं। दे आर प्रोसेस है कि हो सकता है आने वाले टाइम पे, कुछ टाइम पे हम ऑफलाइन विदाउट इंटरनेट ऑल्सो ई रुपी का यूज करते हुए पेमेंट कर सके। तो डिजिटल पेमेंट पे एक रेवोल्यूशन होगा, स्पेशली द इंडियन ऑडियंस। एंड अपार्ट फ्रॉम दूसरे एस्पेक्ट पे देखें तो थोड़ा बहुत यहाँ पे करप्शन या फिर ब्लैक मनी को भी कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी इन फ्यूचर। जी जी, सेटिसा योर क्वेश्चंस। तो इसके जो फिजिकल रुपी की जो करेंसी है उसको कैसे समर्थन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा? उसको सपोर्ट यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास एक डिजिटल करेंसी होगी जिसको अगर ग्लोबल काफी सारी कंट्रीज उसे एक्सेप्ट करेंगी, तो हम जो चीजें अभी डॉलर या दूसरी करेंसीज पे डील कर रहे हैं, हो सकता है फ्यूचर पे हम ई रुपी के थ्रू डील करें। जैसे हमने रसिया यूक्रेन पे देखा कि स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम को से रसिया को अलग कर दिया गया, उसके बाद सभी ऑलमोस्ट ग्लोबल कम्युनिटी अल्टरनेट पेमेंट सिस्टम की बात कर रही है। यहाँ पे यूपीआई और ई रुपी का एक कॉम्बिनेशन करके एक इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम पे भी इंडियन गवर्नमेंट एक वर्क कर सकती है, जो ओवरऑल हमारे जो डॉलर ट्रांजेक्शन है उनको रिड्यूस करेगा, तो रुपी को स्ट्रेंथ मिलती हुई दिखेगी। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यहाँ पे मैंने पहले भी बात किया कि प्रिंटिंग कॉस्ट बचने से ऑब्वियसली गवर्नमेंट एक्सपेंसेस और आरबीआई के एक्सपेंसेस भी मैनेज होंगे, क्योंकि वहां पे वो होता है। थर्ड थिंग कि यहाँ पे मनी ब्लॉकेज और ब्लैक मनी में भी थोड़ा सा रुकता हुआ दिखेगा। एंड फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी रुपी को मिलता हुआ दिखेगा, बिकॉज रुपी इस टाइप की टेक्नोलॉजी यूज करने वाली पहली सेंट्रल बैंक करेंसी होगी, तो ग्लोबली फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी हमें मिलेगा। तो फिर ये रुपी कन्वर्टिबिलिटी का ये हम कहें ये उस दिशा में किया गया प्रयास है? सर एक बार वापस रिपीट करेंगे, आपकी आवाज थोड़ी कट गई। ये रुपी कन्वर्टिबिलिटी की दिशा में किया गया पहला प्रयास है?
जी सर, बिल्कुल बोल सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं और अगर हम हेडिंग्स भी देखें न्यूज़पेपर्स की तो काफ़ी टाइम से इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी सारे कंट्रीज़ से बात कर रहा है रूपी ओरिएंटेड डील करने पे। तो बिल्कुल हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि आने वाले टाइम पे अगर ई-रूपी सक्सेस हुआ अ, क्योंकि यहाँ पे हम इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी जो ऑर्गेनाइजेशन ई रूपी को पे काम कर रही है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन उसके हमने काम देखे हैं। हमने वहां पे देखा कि उसने भीम पे काम किया, यूपीआई पे काम किया, एमपीएस पे काम किया। तो एक ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन का मार्केट में एक्सपीरियंस है। ऑर्गेनाइजेशन के पास मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बिहेवियर्स का पूरा डेटा है। तो उस हिसाब से वो काफी अच्छे से उन चीजों को मेंटेन कर सकते हैं। एंड फ्यूचर पे अगर ये क्योंकि यूपीआई भी हम काफी कंट्रीज में यूज होते हुए अभी देख रहे हैं। तो अगर ई रूपी आता है तो ई रूपी हो सकता है कि हमें काफी सारे देशों पे यूज होता हुआ दिखे और रूपी को एक मतलब सपोर्ट या फिर पावर बूस्ट देता हुआ हमें आने वाले टाइम में देखने को मिले। मुझे लग रहा है भारतीय रिजर्व बैंक के ख्वाब काफ़ी ऊंचे हैं और ये कोशिश कर रहा है कि डॉलर के अल्टरनेट सेकंड करेंसी के रूप में इसको प्रतिष्ठा दिलाई जाए रुपए को वर्ल्ड मार्केट में। और इसके लिए बड़ी मात्रा में बाई और सेल स्वैप्स की भी बात कही है आज एक आर्थिक पत्र ने मुंबई में कि बाई और सेल स्वैप्स बढ़ेंगे। तो ये भी क्या इसी डिजिटल के थ्रू ही बढ़ेंगे और दूसरा रास्ता तो नहीं है। बिल्कुल सेठी जी, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि अगर डॉलर को रिप्लेस करने की बात ग्लोबल कम्युनिटी में बहुत ज्यादा चल रही है, बट डॉलर को रिप्लेस करने की बात अगर हम करते हैं तो हमारे माइंड पे जो करेंसीज आती हैं, पहले तो हम यूरो, जीबीपी और जापानीज येन की बात करें तो यूरो अब उतनी ग्रोइंग नहीं रह गया। रसिया यूक्रेन के बाद जीबीपी की बात करें, ब्रेक्सिट और रसिया यूक्रेन के बाद यहाँ पे ब्रिटेन में भी आने वाले कुछ सालों तक यूरोप और ब्रिटेन में उतनी ग्रोथ के चांसेस नहीं लग रहे हैं कि वो डॉलर को रिप्लेस कर पाएंगे। और जापानीज इकोनॉमी भी उतनी ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं है, उतनी पावरफुल इकोनॉमी अब फ्यूचर में नहीं लग रही है कि वो डॉलर को रिप्लेस करे। एंड उसके अलावा अगर हम कैड ऑडी की बात करें तो 3 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन का मनी फ्लो मार्केट में प्रोवाइड कर पाए इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है, ना ही कनाडा ना ही ऑस्ट्रेलिया। फिर हमारे पास एक ऑप्शन आता है चाइनीज युआन पे समहाउ ट्रांसपेरेंसी पे लोगों को उतना ट्रस्ट नहीं है, कंट्रीज को उतना ट्रस्ट नहीं है कि वो इतना ट्रांसपेरेंट रहेगा। तो फिर एक ऑप्शन आता है इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर कुछ सालों में 5 ट्रिलियन हो भी जाती है तो काफी बड़ा नंबर भी होगा, मार्केट में लिक्विडिटी भी प्रोवाइड कर सकता है। एंड एक डेमोक्रेटिक होने के कारण चाइना से बेटर ऑप्शन है, बेटर ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड कर सकता है। तो अगर यहाँ पे आरबीआई ऐसे ख्वाब देख रहा है तो मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि गलत है, आरबीआई देख सकता है और आरबीआई पे पोटेंशियल है। क्योंकि हम पेयर्स की बात करें तो सभी पेयर एलिमिनेट होते हुए दिखे हैं, क्योंकि यूरोप, यूके और जापान पे उतनी पोटेंशियल ग्रोथ नहीं बची है कि फ्यूचर में वो उस हिसाब से ग्रो कर पाए या फिर ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ा पाए। उनका जितना इन्फ्लुएंस है कम होगा, बढ़ेगा नहीं, बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। चाइना पे उतना ट्रस्ट नहीं है, उतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है और इन केस अगर वहां पे पॉलिटिकल डिसेबिलिटी आ गई तो और ज्यादा दिक्कत हो सकती है, बिकॉज वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। तो इंडिया विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर अ ग्लोब अगर इंडिया ऐसी कुछ एक्टिविटी करता है और बड़े लेवल पे अपने आप को प्रूव करता है। अब यहाँ जो हमें एक चैलेंज लग रहा है वो है टेक्नोलॉजी का, कि टेक्नोलॉजी में हम कैसे सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाएंगे रिमोट एरिया से। बिल्कुल सर, यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी बोला कि हमारा जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन है उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया है, उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा भी है। भीम से जिस हिसाब से उन्होंने यूपीआई में ट्रांसफर शिफ्ट किया, यूपीआई को जिस हिसाब से इम्प्रूव किया, या फिर हम बात करें मतलब यहाँ पे आईएमपीएस वगैरह पे जिस हिसाब से चीजों को इम्प्रूव किया गया है वो काफी अच्छा, मार्केट में काफी एक्सपीरियंस है, काफी टाइम से इन्होंने काम किया है। साथ ही अभी जो न्यूज आई है यहाँ पे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ने टेक्नोलॉजी के लिए टीसीएस के साथ डील की है, काफी डिसेंट अमाउंट की डील है। तो टीसीएस भी उनको आउटसोर्स करेगा, सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो टेक्नोलॉजी इसमें मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हूँ इनके बाकी कामों को देखते हुए। तो फिर जब ये सक्सेस होता है तो बैंकों के प्रॉफिट में कमी आएगी।
बिल्कुल, बिल्कुल यहाँ पे बैंकों के प्रॉफिट में ज़रूर कमी आती हुई दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको ई-रूपी यूज़ करना है तो आपको बैंक अकाउंट की भी ज़रूरत नहीं है। तो रिटेल के लिए तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिटेल के लिए अच्छा ईज़ी प्लेटफ़ॉर्म है, बट बैंकों के लिए थोड़ा-सा चैलेंज होगा। तो यहाँ पे बैंक्स भी अपने सर्विसेज़ को इम्प्रूव करके सर्विस ओरिएंटेड होते हुए दिखेंगे हमें फ्यूचर पे, और बैंक्स में भी दूसरी सर्विसेज़ पे हमें बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। और डेबिट और क्रेडिट कार्ड की भी यही पोजीशन है। बिल्कुल, यहाँ पे जैसा हमने देखा कि हमारा एक रूपी कार्ड यूज़ हुआ था, हालाँकि वो उतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया, बट यहाँ पे मुझे लगता है रूपी कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की मार्केट को भी रिप्लेस करता हुआ दिखेगा कुछ हद तक। तो कब तक ये आशा है लॉन्च होने की? जो गवर्नमेंट के और सेंट्रल बैंक की गाइडलाइंस हैं, ये नेक्स्ट बजट के पहले इसको ये लोग प्रैक्टिकल मतलब लॉन्च करेंगे, मतलब एक्चुअल में लॉन्च कर देंगे। पायलट प्रोजेक्ट कुछ ही सप्ताह में हमें आता हुआ दिखेगा। पायलट प्रोजेक्ट रेडी है, तो कुछ ही सप्ताहों में ये ऑनलाइन होता हुआ मार्केट में हमें दिख जाएगा, और फाइनल प्रोजेक्ट हमें मोस्ट प्रोबेबली बिगनिंग ऑफ 2023 पे फाइनल प्रोजेक्ट भी हमें लॉन्च होता हुआ दिखेगा। तो बहुत ज़्यादा अभी तो भैया आजकल टाइम नहीं है। तभी जी आजकल क्या अल्टरनेटिव बहुत है, गूगल पे है, पेटीएम है, दूसरे हैं, यूपीआई है। तो ये जितने बढ़ते जाएंगे उतना आम आदमी कंफ्यूज होता जा रहा है, रिटेल वाला, कि उसको एक ही अ, प्रोडक्ट दिया जाए जो सबसे बढ़िया देखिए हो। यहाँ पे जो ई-रूपी है वो समहाउ जो मतलब यहाँ पे देखिए पायलट प्रोजेक्ट है, कुछ चीजें होंगी कि टाइम टू टाइम चेंज भी की जाएंगी। मतलब अभी हमारे पास दिसंबर या फिर फरवरी तक का टाइम है, फरवरी बजट के पहले लॉन्चिंग की बात चल रही है, तो बजट तक में काफी सारी चीजें चेंज होगी। और यहाँ पे जो अल्टरनेट बताए जा रहे हैं, ये यूपीआई के साथ ही काम करेगा। तो यूपीआई में जैसे अभी आप बैंक को लिंक करते हो, तो यूपीआई में आप अपने वॉलेट को भी लिंक कर सकते हो। तो अभी यूपीआई से आप पेमेंट करते हो, समाउ काफी सारे लोगों को डर भी लगता है कि उतना सिक्योर नहीं है, बैंक का सर्वर उतना सिक्योर नहीं। यहाँ पे आपको बेटर सिक्योरिटी, बेटर एक्सेसिबिलिटी, और एक और जो पॉइंट मैंने बोला था कि हो सकता है यहाँ पे टेक्नोलॉजी पे वर्क किया जाए कि ऑफलाइन पेमेंट पे भी काम हो। तो काफी सारी चीजें इनोवेशन होंगे, ऑब्वियसली 10 इनोवेशन होंगे तो 2 अच्छे निकलेंगे। तो ऑडियंस भी जितनी यूज टू हो रही है, तो आई एम श्योर कि जो बेस्ट टेक्नोलॉजी होगी, जो बेस्ट अल्टरनेट अवेलेबल होगा, उसको ये प्रमोट करेंगे, और वो मार्केट पे काफी बड़ा रेवोल्यूशन लाएगा। इसलिए इसमें क्रेडिट कार्ड की सिक्योरिटी चाहिए, वो अगर अवेलेबल कराई जाएगी तो इसकी सक्सेस अवश्य भावी है। अब यहाँ पे मुझे अभी इमीडिएटली तो नहीं लगता कि क्रेडिट कार्ड की सिक्योरिटी वगैरह इस पे यूज किया जाएगा स्टार्टिंग में। लेटर ऑन हो सकता है, बट स्टार्टिंग में इसको नॉर्मल पेमेंट सिस्टम के तैसे ही यूज किया जाएगा। मतलब उसमें पैसा कहीं जाना नहीं चाहिए गलत जगह पे, फ्रॉड्स कम जी होंगे जितने उतना अच्छा है। बिल्कुल। रिया जी। सर और कोई इम्पोर्टेंट बात जो आप कहना चाहेंगे यूपी के बारे में, एनी अदर पॉइंट्स? मैं एक केस शेयर करना चाहूंगा। पैंडेमिक की स्टार्टिंग में जब कोविड स्टार्ट हुआ था, आई थिंक सेकेंड लॉकडाउन के टाइम पे, तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कॉल किया रात में 2 बजे, एंड उसके मतलब ही इज एन गुड प्रोफाइल, मतलब काफी अच्छा वेल्दी पर्सन है, वो अपने फाइनेंशियल्स को काफी अच्छे से मैनेज करता है, एंड उसके पास इमरजेंसी फंड वगैरह था। उसके फैमिली मेंबर्स को उसे एडमिट कराना था एक काफी रेपुटेटेड हॉस्पिटल में, इवन वो हॉस्पिटल लिस्टेड भी है इन मेट्रो न्यूयॉर्क सिटी। 2 बजे बैंक वहाँ पे हॉस्पिटल ने उसे बोला कि आप पेमेंट कर दो, तब आप सर्टेन अमाउंट पे करोगे, दैट्स अ बिग अमाउंट, पे करोगे तभी आपको एडमिट किया जाएगा, अदरवाइज एडमिट नहीं किया जाएगा। आपको पता होगा मैक्सिमम बैंक के नेट बैंकिंग रात में 2 बजे काम नहीं करते हैं, बंद हो जाते हैं, ट्रांसफर ही नहीं होता है। यूपीआई के उसने मुझे कॉल किया, मुझे पता था बिकॉज मैंने नाइट में ट्रांजेक्शन किए हूँ कि यूपीआई वर्क नहीं करता, काफी लोगों को पता भी नहीं होता, बट यूपीआई वर्क करता है। मैंने 2 बजे उसके अमाउंट पे सर्टेन अमाउंट ट्रांसफर किया, वो लिमिट पे नहीं थी, सर्टेन अमाउंट ट्रांसफर हो गया। तो दैट्स इंडिया। मतलब जो चीजें जैसे बाकी ग्लोबल इकोनॉमी पे, डेवलप इकोनॉमी में जो पेमेंट जितना एक्सेसिबल पेमेंट
सिस्टम नहीं है, उससे बेटर पेमेंट सिस्टम हमें इंडिया में देखने को मिल रहा है, उससे बेटर, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में और बेहतर होगा। एक और पॉइंट है जी। यहाँ पे, मैं इस पे काम करेगी कि नहीं करेगी, बट मेरा सजेशन है यहाँ पे वगैरह है, गवर्नमेंट पर जो सब्सिडीज दे, चाहे वो फार्मर्स को हो या फिर स्टूडेंट्स को हो, वो सब्सिडीज अगर ई रूपी कूपन में देगी और उन कूपन को यूज करने के लिए सर्टन लिमिट लगा दे कि आपको इन्हीं सर्विसेज पे, इन्हीं प्रोडक्ट पे इस कूपन को यूज कर सकते हो, तो वहां पे करप्शन और जो मनी का जो सब गलत सब्सिडी लेके गलत फंड का यूज कर रहे हैं टैक्स पेयर्स की मनी का, वहां पे भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखेगा। मेरे ख्याल से पहले ये लॉन्च करेंगे और उसके बाद इम्प्रोवाइज करेंगे, एंड आई एम श्योर कि डिजिटली हम जिस तरह प्रोग्रेस कर रहे हैं, दिस हैज़ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, सो होपफुली थिंग्स विल वर्क पॉजिटिवली। तो तपिश जी, आज जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें ई रूपी के बारे में। दर्शकों को ये ज़रूर अच्छी जानकारी मिली है, तो आज ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। थैंक यू।